लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली और बाकी सब गोल्डीमून किंगडम की तरफ निकल गए थे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग गोल्डीमून किंगडम के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें गोल्डीमून किंगडम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, दादाजी ली के साथ एक होटल के पास पहुंच जाते हैं और उस होटल को देखते हुए चिल्ला कर कहते हैं, आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, अब मैं अंदर जाके आराम से बैठ कर पीऊंगा। ली कहता है, लेकिन दादाजी हमने प्रिंसेस और बाकी सबको पीछे ही छोड़ दिया है। दादाजी उसका हाथ पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हुए कहते हैं, उन लोगों के बारे में भूल जाओ, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आ ही गए तो मेरे साथ अंदर चलो, अंदर चल के मेरे साथ पियो। क्या तुम अपने दादाजी के साथ अंदर जाके पीना नहीं चाहते हो? ली कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो लोग होटल के अंदर जा ही रहे होते ही होटल का एक वेटर बाहर आता है और उन लोगों को हाथ दिखा के रोक देता है और उनसे कहता है, सर मुझे माफ करना, लेकिन आज हम अपने होटल के अंदर किसी भी कस्टमर को एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए वापस। ली होटल के अंदर देखता है और उस होटल के अंदर काफी सारे लोग आराम से खाते पीते और मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। ये देखकर ली कहता है, लेकिन मुझे तो होटल के अंदर काफी सारे लोग खाते पीते और मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, फिर आखिर हम लोग होटल के अंदर क्यों नहीं जा सकते? हम लोग भी यहाँ पे खाने पीने और मौज मस्ती करने आए हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको इसके पैसे देंगे। वो वेटर कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन आज के लिए पूरा होटल बुक है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर नहीं जाने दे सकता, इसलिए प्लीज आप दोनों यहाँ से वापस चले जाइए। दादाजी होटल के अंदर आते हुए कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं बिना पिए यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं भी देखता हूँ कि अगर इसके अंदर इतना दम है जो मुझे अंदर आने से रोक सके। वो वेटर गुस्से में कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन और आए कहाँ से हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो बिना परमिशन के होटल के अंदर आने की? लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो दादाजी को एक पंच मारता है, लेकिन दादाजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो हैरानी से कहता है, हाँ ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया? फिर वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और पीछे दादाजी आराम से शराब पी रहे होते हैं। ये देखकर उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती हैं। फिर वो चिल्लाती हुई ली से कहता है, वो बुड्ढा तो जैसे तैसे करके होटल के अंदर चला गया, लेकिन छोटे लड़के मैं तुझे किसी भी कीमत पे होटल के अंदर नहीं जाने दूंगा और उस बुड्ढे के बदले अब मैं तुझे सजा दूंगा। और वो ली को एक पंच मारता है, लेकिन ली वहाँ से गायब हो जाता है और वो दादाजी के पास आकर उनको शराब पीने के लिए देने लगता है। और दूसरी तरफ वो बैटरी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गया होता है और वो अपने आप से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, फिर आखिर मैं इन दोनों को अंदर आने से क्यों नहीं रोक पाया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर मेरी ताकत को क्या हो गया? फिर हमें उसी होटल के अंदर एक और बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? फिर वो अपनी वाइन के गिलास को टेबल पे पटक कर चिल्लाते हुए कहता है, बेटर जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर बेटर उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ सर, क्या आपको कुछ चाहिए? वो बंदा ली और दादाजी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज के लिए मैंने पूरा होटल बुक कर लिया है और आज तुम किसी को भी होटल के अंदर मत आने देना? फिर आखिर ये दोनों गरीब भिखारी होटल के अंदर कैसे आ गई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी? फिर वो अपने टेबल से अपने वाइन के गिलास को उठाता है और दादाजी की तरफ फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों भिखारी, अगर तुम लोग पीना ही चाहते हो तो ठीक है, वे मैं तुम्हें अच्छे से पिलाता हूँ। और वो गिलास काफी तेजी से दादाजी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन दादाजी उस वाइन के गिलास को काफी आसानी से पकड़ लेते हैं और उस गिलास के अंदर की वाइन को पीते हुए कहते हैं, लगता है कि यंग मास्टर को छोटे गिलास में पीने में मजा नहीं आ रहा है, लगता है वो इससे भी बड़े गिलास में पीना चाहते हैं। ये सुनकर यंग मास्टर के साथ बैठा हुआ बंदा खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों जंगली जानवरों, तुम्हें पता भी है जिस शराब को तुम पी रहे हो उसकी कीमत क्या है? तुम लोगों को इसकी कीमत का भी अंदाजा है जो तुम इसे ऐसे ही पिए जा रहे हो? फिर वो एक वाइन के जार को दिखाती हुए कहता है, तुम लोगों को पता भी है शराब को बनाने में 10 साल लगते हैं और 10 साल के बाद भी केवल एक जार बन पाता है, इसीलिए ये शराब इतनी ज्यादा महंगी है और तुम लोग इसे ऐसे पी रहे हो जैसे ये पानी हो। उस वाइन के जार को देखकर दादाजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं एक बार इसे ट्राई करना चाहूंगा। फिर दादाजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सारे वाइन के जार को अपने पास बुला लेते हैं और कुछ ही देर में सारे वाइन के जार को खत्म भी कर देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये वाइन तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने इससे अच्छी वाइन आज से पहले कभी भी नहीं पी। और ये सब देखकर उस होटल के वेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोगों को पता भी ये वाइन कितनी ज्यादा महंगी है और तुम लोग इसे ऐसे ही पीते जा रहे हो, तुम लोगों के पास पैसे भी हैं इसकी कीमत चुकाने के लिए। यंग मास्टर कहता है, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले सारी वाइन पी चुके हैं, अब तो बस इन लोगों को इस वाइन के पैसे चुकाने हैं और अगर ये लोग इस वाइन के पैसे नहीं चुका पाए तो बस कुछ ही देर में यहाँ पे गार्ड्स आते होंगे, गार्ड्स इन लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देंगे। फिर वो आगे उन दोनों से हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें बस मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांगनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसों को चुका दूंगा और तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर ली अपने पास से काफी सारे गोल्ड को निकाल कर उन लोगों को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हो? क्या इतना काफी है?
इतने सारे गोल्ड को देखकर वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या इतना सारा पैसा, आखिर इन लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये लोग तो भिखारी थे। क्या ये लोग भिखारी बनने का नाटक कर रहे थे? ये लोग सुअर बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में तो ये शेर हैं। और ली के पास इतना सारा पैसा देखकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यंग मास्टर अपने आप से ही कहता है, आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर ही दिया है तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन लोगों को मार डालूंगा। और यहीं पर राइटर एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है कि अब यहाँ पर कौन मरने वाला है? फिर यंग मास्टर का साथी धीरे से उससे कहता है, यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर कहता है, तुम जल्दी से मेरे डैड के पास जाओ, मेरे डैड के पास जाके काफी सारे लोगों को लेकर आओ और इस पूरे होटल को घेर लो। आज हम इन लोगों को यहीं पे जान से मारेंगे और हम इनकी मौत की खबर इस होटल से बाहर भी नहीं जाने देंगे। फिर वो अपनी स्लीप के अंदर से कुछ निकालते हुए कहता है, मेरी डुआंग फैमिली एक बहुत ही बड़ी मेडिसिनल फैमिली है, इसलिए मेरे लिए किसी को भी जहर से मारना काफी ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इन लोगों को काफी आसानी से अपने जहर की मदद से मार सकता हूँ। फिर वो अपने पास से काफी सारे जहर के पैकेट निकाल है और वो उन सारे जहर को वाइन के गिलास में डाल देता है। फिर वो उस जहर वाले वाइन के गिलास को उठाकर लियो दादाजी के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर देना, अभी मैंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया मुझे आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं खुद चल के आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज आप इस वाइन के गिलास को पीकर मुझे माफ कर दीजिए और हमारे बीच में दोस्ती की शुरुआत करिए। उसकी बात सुनकर दादाजी भी खुशी खुशी उससे वाइन का गिलास लेके पी लेते हैं। दादाजी को वाइन पीते हुए देखकर यंग मास्टर अजीब सी हंसी हंसता है। वाइन पीने के बाद दादाजी कहते हैं, इसका स्वाद तो ठीक ठाक था, लेकिन जिसने भी इसे बनाया उसे ठीक से बनाना नहीं आता, इसमें काफी सारी कमियां थीं। यंग मास्टर कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वाइन पिछली वाली वाइन से काफी ज्यादा अलग है जो आपने पहले पी थी, इसलिए आपको इसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा होगा, और ये वाइन आपने जो वाइन पहले पी थी उसकी जितनी अच्छी नहीं है। दादाजी कहते हैं, वाइन के बारे में बात कौन कर रहा है, मेरा मतलब तो जहर से था। फिर दादाजी उसके पास आकर उसको उसके जहर की कमियां बताते हैं। उसके जहर में कुल 3 कमियां होती हैं और दादाजी उन तीनों कमियों के बारे में बता देते हैं। ये सब सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहर की बात सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है, क्या जहर? इसका मतलब इस वाइन के अंदर जहर था? फिर ली यंग मास्टर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, आखिर तेरी दिक्कत क्या है जी तुम्हें दादाजी के साथ ऐसा कर रहा है? यंग मास्टर गुस्से में कहता है, मुझे लगता है कि आज का मेरा दिन ही खराब है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बस मुझे अपने डैड के आने का इंतजार है। एक बार मेरे डैड यहाँ पे आ जाए फिर मैं इन लोगों को देखूंगा। उसने भी इतना ही कहा होता है कि ली आगे बढ़ के उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और पंच इतना जोरदार होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पिल्ली चिल्लाती हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे दादाजी के साथ ऐसा करने की? मेरे दादाजी आराम से बैठ के शराब पी रहे थे, लेकिन तूने उसमें आगे खलल डाल दिया। लगता है तू मेरे गाँव काफी ज्यादा नीची नजरों से देखता है, लगता है आज तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। यंग मास्टर का चमचा बाहर से भागते हुए आता है और खुशी से चिल्लाती हुए कहता है, यंग मास्टर आपके डैड यहाँ पर आ गए, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए उन दोनों से कहता है, अब तुम लोग देखना मेरे डैड यहाँ पर आ गए, अब तुम लोग देखना कि मेरे डैड तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम लोग अभी तो मेरे सामने काफी ज्यादा घमंड दिखा रहे हो, लेकिन देखता हूँ कि मेरे डैड के आने के बाद तुम लोग क्या करते हो। फिर उस होटल के अंदर एक बंदा आता है। उस बंदे को देखकर यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, डैड। और यंग मास्टर सीधा जाके उस बंदे के पैरों से लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, डैड आखिरकार आप यहाँ पे आ गए, इन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा पीटा है, आपको आपके बेटे को बचाना होगा और आपको मेरा इन लोगों से बदला लेना होगा। फिर यंग मास्टर लियो दादाजी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, डैड ये लोग वही हैं जिन्होंने मुझे मारा था, आप अपने लोगों से कह के इन लोगों को यहीं पे मरवा दीजिए। लेकिन उसका बाप उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो लगातार दादाजी की तरफ ही देख रहा होता है। फिर यंग मास्टर अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों के पास आकर घमंड से हंसते हुए कहता है, अब देखना कि मेरे डैड तुम लोगों के साथ क्या करते हैं। तुम लोग अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर यंग मास्टर के डैड चलते हुए दादाजी के पास आते हैं और जैसे ही वो दादाजी को करीब से देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आप तो मेरे माई बाप हैं। और वो दादाजी के सामने घुटनों पर बैठ के अपने सर को रगड़ने लगता है। ये सब देखकर यंग मास्टर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, डैड आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप उनके सामने अपने सर को क्यों रगड़ रहे हैं, आखिर आपको हो क्या गया है। ये सुनकर उसका बाप उसको भी घुटनों को बिठा देता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, घमंडी लड़की अपना मुंह बंद करो, चुपचाप इनके सामने घुटनों को बैठ जा। और उसका बाप उसका सर भी जमीन पे रगड़ने लगता है। ये सब देखकर वेटर और उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यंग मास्टर के डैड दादाजी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहते हैं,
बेवकूफ लड़के, जरा ध्यान से अपनी आंखें फाड़ कर इनको देख, तुझे पता भी ये कौन है? ये हमारे माई बाप हैं। इनकी वजह से आज हमारी डुआंग फैमिली, अगर ये नहीं होते तो हमारी डुआंग फैमिली कभी होती ही नहीं। और ये सब सुनकर यंग मास्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। फिर लॉर्ड डुआंग दादाजी के पैरों के पास बैठकर कहते हैं, मेरे माई बाप, क्या आपको याद है कि मैं कौन हूँ? दादाजी कहते हैं, नहीं मुझे याद नहीं है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि आखिर तुम कौन हो? क्योंकि मेरी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। लॉर्ड डुआंग सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या आपको याद नहीं है 40 साल पहले मैं ऐसी सड़क पर भीख मांगा करता था, तब आपने मेरी मदद की थी। ये सब सुनकर ये मास्टर काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरे डैड भिखारी थे? इसका मतलब मैं एक भिखारी का बेटा हूँ? फिर हमें 40 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें उसी सड़क को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड डुआंग सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं और उसी सड़क से ली के दोनों दादाजी, लंगड़े दादाजी और शराबी दादाजी आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। शराबी दादाजी कहते हैं लंगड़े दादाजी से, चोर, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम्हें किस तरह के खजाने में दिलचस्पी है। लंगड़े दादाजी अपने पास की पोटली निकाल कर कहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं इसके अंदर मैं रुचि दिखा सकूं, इसलिए यहाँ पर मेरी कोई भी काम की चीज नहीं है। दादाजी उस पोटली को देख कर कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि तुमने फिर से चोरी की और मुझे लगता है कि देर सवेर लोगों को इस बारे में पता चल ही जाएगा कि तुमने इस चीज को चुराया है और फिर तुम्हें वो लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि तुम जल्दी जेल से छूट जाओगे। फिर ली के लंगड़े दादाजी उस पोटली को बोलते हैं, उस पोटली के अंदर कुछ टूटे हुए सोने के टुकड़े होते हैं। ये देखकर ली के लंगड़े दादाजी कहते हैं, अरे नहीं यार, ये फिर से टूटे हुए सोने के टुकड़े हैं। मेरे हिसाब से तो पैसों को चुराने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट पेंटिंग्स को चुराना। फिर ली के लंगड़े दादाजी उस सारे सोने को पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, लेकिन मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है कि तुम देर सवेर रोमांटिक यंग जवान के चक्कर में पड़ के शराबी बुढ़े आदमी बन जाओगे। ये सुनकर शराबी दादाजी हंसने लगते हैं और लंगड़े दादाजी ने जिस सोने को फेंका होता है वो सोना सीधा जाकर लॉर्ड डुआंग के सामने गिरता है। ये देखकर लॉर्ड डुआंग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक से बिना किसी मेहनत के काफी सारा सोना मिल गया होता है। फिर लॉर्ड डुआंग घबराते हुए सोने को टच करते हैं, लेकिन क्योंकि लॉर्ड डुआंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए वो सोने को अपने पास नहीं रखते हैं। इसकी बजाय वो दादाजी के पास जाकर उनके कोट को खींचते हुए कहते हैं, यंग मास्टर मेरी बात सुनिए। ये सुनकर दादाजी पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं। लॉर्ड डुआंग उनको उनका सोना वापस करते हुए कहते हैं, आपने अपने पैसे वहाँ पर गिरा दिए थे, इसलिए मैंने आपको वापस देने के लिए आया हूँ, इसलिए इन्हें प्लीज ले लीजिए। ये देखकर बिबड़े दादाजी हंसते हुए कहते, जरा इस लड़के को ध्यान से देखो, ये गरीब इंसान है और ये भीख मांग के अपना पेट पालता है, लेकिन फिर भी इसे अचानक से इतना सारा सोना मिला, लेकिन फिर भी इसने उस सोने को अपने पास नहीं रखा। इसकी बजाय इसने हमें वापस लाकर उस सोने को दे दिया। ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर लंगड़े दादाजी लॉर्ड डुआंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें इस सोने को हमें वापस लुटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सारे सोने को अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास काफी सारा है। और लॉर्ड डुआंग की ईमानदारी को देखकर शराबी दादाजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो जमीन से पत्थर उठाती हैं, उस पर कुछ लिखते हुए कहते हैं, छोटी लड़के, मुझे तुम्हें काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। और दादाजी उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर एक नुस्खा लिखते हैं। उस नुस्खे को लिखने के बाद दादाजी उस पत्थर को लॉर्ड डुआंग को दे देते हैं और उससे कहते हैं, मैंने इस पत्थर के ऊपर अपना सबसे बेस्ट नुस्खा लिखा है, जिसे मैंने अभी अभी बनाया है, और मैंने इस नुस्खे के ऊपर काफी लंबे समय तक काम किया है, और इस नुस्खे से बनाई गई दवा का असर इंसानी शरीर पे चमत्कारी ढंग से होता है। लॉर्ड डुआंग को वो पत्थर देने के बाद दादाजी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें जो रेसिपी दी है वो काफी ज्यादा कमाल की है, ये रेसिपी तुम्हारे जीवन को संवार सकती है, इसकी मदद से तुम काफी कुछ हासिल कर सकते हो। इस रेसिपी को अच्छे से इस्तेमाल करना और तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। लॉर्ड डुआंग अपने सर को जमीन पर रगड़ते हुए कहते हैं, आप दोनों दानदाताओं ने मुझे जो चीजें दी थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, उनकी मदद से मैंने कदम दर कदम अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं करोड़पति इंसान बन चुका हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं सिटी का सबसे अमीर इंसान बन पाया हूँ। अपने डैड की बात सुनकर यंग मास्टर तो पूरा हिल गया होता है और वो अपने पुराने बर्ताव के बारे में सोचता है जो उसने ली और दादाजी के साथ किया था। उस बारे में सोचने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अब मुझे पता चला, मेरा परिवार तो भिखारियों का परिवार था, इसका मतलब है कि इन लोगों की वजह से ही मेरा परिवार आज इतना ज्यादा अमीर बन पाया है। ओ नो, लगता है कि मैंने इस बार एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर लॉर्ड डुआंग कहते हैं, मेरे माई बाप, आप लोगों ने मेरे ऊपर काफी बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं आपके इस एहसान को चुकाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और इसी बहाने में आपके एहसान को चुका पाऊंगा। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, जब तक मुझे पर्याप्त मात्रा में शराब पीने के लिए मिलती रहेगी तब तक मैं कहीं भी जा सकता हूँ, चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। ये सुनकर एक मास्टर धीरे से अपने डैड से कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आखिर आप इन लोगों को घर के अंदर कैसे ले जा सकते हैं, ये लोग बाहर ही हैं, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो फैमिली के रूल्स के
खिलाफ है। उसका बाप उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, आखिर तुझे यहाँ पर बोलने का किसने दिया। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि यंग मास्टर की नाक से खून निकलने लगता है और वहीं पे रोने लग जाता है। फिर हमें लॉर्ड डुआंग के घर को दिखाया जाता है। ली और दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ली और दादाजी एक कमरे के अंदर जाते हैं, इसके अंदर डुआंग फैमिली की सारी दवाइयाँ रखी होती हैं। उस कमरे के अंदर आने के बाद दादाजी इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ली कुइंग, यहाँ पर तो काफी सारी दवाइयाँ रखी हैं, मुझे लगता है कि हमें जो काम करना है उसके लिए इतनी दवाइयाँ काफी होंगी। ये सुनकर ली काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहता है, तो इसका मतलब दादाजी अब आप मुझे एल्केमी के बारे में सिखाने वाले हैं। दादाजी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसके अलावा मेरे पास एक खास नुस्खा है जिसकी मदद से तुम काफी आसानी से एल्केमी कर सकते हो और तुम काफी आसानी से वेपन्स को भी बना सकते हो। ये सुनकर ली ज़ांग कोंग को बाहर निकाल लेता है, यानी अपनी स्वॉर्ड सोल को, और कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि इसकी मदद से मैं अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को पहले जैसा कर सकता हूँ। दादाजी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा किया जा सकता है। क्या तुमने कभी कैन मारो के बारे में सुना है? और उन लोगों की बातें सुनने के बाद ज़ांग कोंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो आप लोगों के कहने का मतलब है कि अब मैं फाइनली अपने आप को अपग्रेड कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि अब मेरा फिर से शेप चेंज होने वाला है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मिंग और आयशा भी आ जाते हैं और वो लोग दादाजी और ली की सारी बातें सुनते हैं। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मिंग कहता है, क्या आप लोग स्वॉर्ड पिल बनाने वाले हैं? लेकिन ये स्वॉर्ड पिल आखिर है क्या चीज? आयशा कहती है, शायद हमें प्रिंसेस के हस्बैंड ली कुइंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद से हमारे कैपिटल में जितने भी काम थे वो सब काफी आसानी से पूरे हो गई। क्यों, मैंने सही कहा ना ब्रदर मिंग? मिंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर दादाजी अपनी बोतल के अंदर से एक पिल को निकालते हैं और कहते हैं, स्वॉर्ड पिल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है अपनी स्वॉर्ड स्पीड को इवोल्व करना। फिर दादाजी ने इस पिल को निकाला होता है। दादाजी इस पिल को टच करते हैं जिससे वो पिल फूट जाती है, और इस पिल के फूटने के बाद वहाँ पर दादाजी जैसी एक छोटी सी बॉडी आ जाती है। उस बॉडी को देखकर दादाजी कहते हैं, ये मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट है और इसका नाम मत वाली बेटी है। मिंग ताली बजाते हुए कहता है, क्या कहा, मत वाली बेटी? ये तो काफी अच्छा नाम है। इसका मतलब है कि आप गलत निर्णय के बिना भी नशे में रह सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? दादाजी कहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जो ये छोटी छोटी जहर की गोलियां दिख रही हैं, ये जहर से बनी शराब की बूंदे हैं। इनकी मदद से किसी को भी बेहोश किया जा सकता है, और इसके अलावा कई दर्जन जहरीले शराब के दाने भी हैं जो कि गोल्डन रंग के होते हैं। और ये कहने के बाद दादाजी वापस से पीना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर ली अपनी स्वॉर्ड सोल को निकालता है और अपनी स्वॉर्ड सोल को देखते हुए कहता है, तो दादाजी आपको क्या लगता है कि मेरी स्वॉर्ड सोल किस चीज में बदल सकती है? दादाजी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर वो सब उस रूम से बाहर आ जाते हैं और एक शांति जगह देखकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपने बीच में स्वॉर्ड सोल को गाड़ लेते हैं, और स्वॉर्ड सोल के चारों तरफ पांचों एलिमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर दादाजी स्वॉर्ड सोल के ऊपर जादू मंत्र करते हुए कहते हैं, सबसे पहले मैं अपनी सबसे ज्यादा हाई टायर की सोल फायर अरे का इस्तेमाल करूंगा, और तुम चिंता मत करना, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे स्वॉर्ड सोल को पहले ऐसा करने में। और दूसरी चीज, मैं अपनी गोल्डन पील और अपनी वाइन का इस्तेमाल करूंगा धरती और पानी के रूप में। और तीसरी चीज, मैं तुम्हारी वुड एलिमेंट की ड्रैगन मार्स सोल का इस्तेमाल करूंगा वुड एलिमेंट की अरे को बनाने के लिए। और अंत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, ली कुइंग, मुझे अपने पास से कोई मेटल एलिमेंट की चीज दो। ये सुनकर ली अपने आप को चेक करने लगता है और कहता है, कहाँ है? मेरे पास तो कोई भी मेटल एलिमेंट की चीज नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ये सुनकर दादाजी उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद करो ली कुइंग, तुम इस समय डुआंग फैमिली के अंदर खड़े हो। तुम डुआंग फैमिली के अंदर से काफी सारी चीजों को ला सकती हो जिनकी हमें जरूरत है। ली और मिंग कहते हैं, क्या हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। इन सब की बातें सुनकर लॉर्ड डुआंग कहते हैं, मैं समझ गया कि आप लोगों को क्या चाहिए। और वो जल्दी से अंदर जाके बक्से को बाहर उठा के ले आते हैं। फिर वो उस बक्से को खोलते हैं, उसके अंदर काफी सारा गोल्ड होता है। उस गोल्ड को देखकर दादाजी कहते हैं, बिल्कुल सही, मुझे यही तो चाहिए था। गोल्ड ही सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल एलिमेंट का मेटल है, और इसी की मदद से मैं अपनी फॉर्मेशन को पूरा करूंगा। फिर दादाजी गोल्ड का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे ज़ांग कोंग का लेवल अप होने लगता है। और ज़ांग कोंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं जल्दी इवॉल्व होने वाला हूँ। ये देखकर दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, ली कुइंग, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इसकी मदद करो। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे तुम्हारी सोच उसी चीज में बदल जाएगी। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम जिस चीज के बारे में चाहो उस चीज के बारे में सोच सकते हो और तुम्हारी सोच उसी चीज में बदल जाएगी। ये सुनकर ली सोचने लगता है और अपने आप से ही कहता है, मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है और मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए। दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और तुम इस बारे में बोलना कि तुमने सफर पे जाने से पहले किसके बारे में सोचा था। ये सुनकर ली कहता है, क्या सफर पे जाने से पहले मैंने किसके बारे में सोचा था? और वो रूकियांग के बारे में सोचने लगता है, और वो जैसे रूकियांग के बारे में सोचता है उसी वक्त ज़ांग कोंग का एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। और ज़ांग कोंग चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर, आखिरकार मेरा एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है।
फिर हमें दूसरी तरफ रूक यांग को दिखाया जाता है जो एक पत्थर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। फिर उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहती है आखिर हो क्या रहा है, मुझे अचानक से इतनी ठंड क्यों महसूस होने लगी। खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे अभी देख रहा होगा। फिर हमें दूसरी तरफ ली और बाकी सबको दिखाया जाता है जो ज़ांगकुंग के नए रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें ज़ांगकुंग के नए रूप को दिखाया जाता है जो अब रूप यांग के छोटे रूप में आ गई होती है। और वो कहता है ली क्यों, क्या सच में तुम्हारी नजरों में इतनी ज्यादा सुंदर हूँ कि तुमने मुझे इस रूप में बदल दिया। ली घबराती हुए कहता है अरे अरे ये सब क्या हो गया, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दादाजी कहते हैं बहुत बढ़िया ली क्यों, तुमने तो एक हटके स्वॉर्ड स्पीड बना दी, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसी स्वॉर्ड स्पीड नहीं देखी। फिर लॉर्ड डुआंग जी से कहते हैं अभी मेरे लॉर्ड ने मुझे बताया आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचती हैं आपकी स्वॉर्ड स्पीड उसी चीज में बदल जाती है। लगता है कि आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ब्रदर ली को ऐसा लगता है कि अब आप जवान हो गए हैं। मिंग हंसते हुए कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रदर ली तो अब जवान हो गया है। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर हाइशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाइफ को निकाल कर चिल्लाते हुए कहती है ली क्यों, क्या सच में तुम उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करते हो? अगर ऐसी बात है तो अपनी स्वॉर्ड उठाओ और मेरे साथ फाइट करो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर ली घबराते हुए कहता है नहीं आप गलत समझिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, ये तो बस गलती से हो गया। दादाजी उसके पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं ली को ज्यादा चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोचती हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे आसपास भी काफी सारी लड़कियां घूमती थी, लेकिन मैंने किसी भी लड़की को अपने आप को टच नहीं करने दिया। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है दादाजी आप ये सब क्या कह रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। फिर हमें ली की स्वॉर्ड स्पीड को दिखाया जाता है जो ली के पास आकर उसके हाथ से लिपट कर कहती है अब मैं तैयार हूँ, मैं अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ, इसलिए प्लीज अब जल्दी से मेरा इस्तेमाल करिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। ये सुनकर मिंग हैरानी से कहता है बहुत बढ़िया, इसकी तो न केवल शक्ल बदली है बल्कि इसकी तो पर्सनैलिटी भी बदल गई। फिर ली की स्वॉर्ड स्पीड वापस से अपनी स्वॉर्ड के शेप में आ जाती है और ली अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल आखिर करूँ कैसे। ये सुनकर दादाजी ली की स्वॉर्ड को एक पिन में बदल देते हैं और उससे कहते हैं ली तुम्हारी टूटी स्वॉर्ड अब एक स्वॉर्ड पिन में बदल चुकी है, इसकी मदद से तुम दुश्मनों से भी लड़ सकती हो, इसके लिए तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें इस पिन को दुश्मनों की तरफ फेंकना है। फिर दादाजी उन लोगों को स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल करके दिखाते हैं और वो स्वॉर्ड पिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो बस अपने एक ही हमले में काफी आसानी से काफी सारे पिनों को तोड़ देती है। देखकर दादाजी कहते हैं अब तुम्हारी स्वॉर्ड पिन पहले से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है। और इस स्वॉर्ड पिन की सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक बार इसे हमला करने के बाद तुम इसे अपने माइंड से कंट्रोल करके अपने पास वापस बुला सकते हो, तुम्हें इसे उठाने के लिए वापस बार बार नहीं जाना पड़ेगा। फिर दादाजी अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड पिन को वापस से अपने हाथ में बुला लेते हैं। ये सब देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब है कि अब मैं इसकी मदद से और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर दादाजी ली को वो स्वॉर्ड पिन वापस कर देते हैं और उससे कहते हैं इसे ध्यान से पकड़ना। और वो स्वॉर्ड पिन जैसी ली के हाथ में आती है ली नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो स्वॉर्ड पिन काफी ज्यादा भारी होती है, वो स्वॉर्ड पिन इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो स्वॉर्ड पिन ली को भी नीचे गिरा देती है और स्वॉर्ड पिन की वजह से जमीन पे दरारें पड़ी होती है। देखकर ली कहता है ये स्वॉर्ड पिन तो सच में काफी ज्यादा भारी है, ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, लगता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। दादाजी हंसते हुए कहते हो हाँ अब मुझे याद है, मैं तो तुम्हें इस बारे में बताना भूल ही गया था कि तुम्हारी स्वॉर्ड पिन की केवल पावर ही 3 गुना नहीं बढ़ी है बल्कि उसका भार भी 3 गुना बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारी स्वॉर्ड पिन पहले से भी कहीं ज्यादा भारी हो गई है। और दादाजी आगे कहते हैं लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी एंशिएंट स्टार पावर की मदद से स्वॉर्ड पिन को कंट्रोल कर सकते हो और इस स्वॉर्ड पिन को उठा भी सकते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें अपनी एंशिएंट स्टार पावर का इस्तेमाल करना है, इसके बाद तुम इस स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनकर ली अपनी एंशिएंट स्टार पावर का इस्तेमाल करके उस पिन को उठाने लगता है, लेकिन वो पिन अभी भी काफी ज्यादा भारी होती है, इसकी वजह से ली पूरा कांप रहा होता है। ली की हालत देखकर ज़ांगकुंग जो कि अब छोटी रूप के अंग में बदल गया, उसे भी ली की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और वो कहती है तुम ये कर सकते हो, तुम इसे उठा सकते हो। ये सुनकर ली अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे करके अंत में उसे उठा ही लेता है और उस पिन को देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड पिन तो सच में काफी ज्यादा भारी है, ऐसे में मैं इसे उठा कर हर जगह कैसे ले जा पाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे इसे उठाने के लिए किसी चीज की मदद लेनी होगी। दादाजी उसके पास आकर हंसते हुए कहते हैं मुझे माफ करना नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि आज तक मुझे स्वॉर्ड पिन को उठाने में कभी दिक्कत हुई नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें स्वॉर्ड पिन को उठाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। दादाजी की बात सुनकर हाइशा काफी ज्यादा हैरानी से कहती है क्या ये कमजोर है, ली की जो उम्र है उस हिसाब से ली की उम्र का ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसकी बराबरी कर सके, फिर आखिर ये कमजोर कैसे हो सकता है। इन सब की बातें सुनकर मिंग को एक आइडिया आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया, मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तुम अपनी स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते हो। चिनमिंग अपनी स्पेस बैग के अंदर से काफी सारे औजारों को निकालता है और वो अपनी स्पेस बैग के अंदर से एक बुक को भी निकालता है, फिर वो उस बुक को दिखाते हुए कहता है मेरे पास ये जो बुक है ये काफी ज्यादा कमाल
की है। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के वेपन बनाने के तरीके लिखे हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर एक मैजिकल वेपन को बनाने का तरीका लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि वो मैजिकल वेपन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। उसकी मदद से तुम अपनी स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल काफी आसानी से कर पाओगे। और वो आगे कहता है मेरी बुक की मदद से हंटिंग, अटैक और कल्टीवेशन के लिए वेपन बनाए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो मेरी बुक की मदद से ना बनाया जा सकता हो। फिर मिंग उस बुक को खोल के दिखाता है और उस बुक के अंदर पहली क्लास के बच्चों जैसी ड्राइंग बनी होती है। उस बुक को दिखाते हुए मिंग कहता है इस किताब की मदद से न केवल हंटिंग करने के लिए वेपन बनाए जाते हैं बल्कि लोगों से लड़ने के लिए वेपन बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, तुम इसकी मदद से कल्टीवेशन के लिए वेपन बना सकते हो। फिर मिंग जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास अपनी स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है तो तुम इस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मदद से तुम काफी आसानी से अपनी स्वॉर्ड पिन का इस्तेमाल कर पाओगे। फिर मिंग आगे लॉर्ड डुआंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है लॉर्ड डुआंग मुझे उस वेपन को बनाने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें आप मुझे ला कर दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लॉर्ड डुआंग कहते हैं आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको जो भी चीजें चाहिए होगी वो सब मैं आपको ला के दूंगा। फिर मिंग लॉर्ड डुआंग को काफी सारी चीजों के बारे में बताता है और लॉर्ड डुआंग उन सारी चीजों को ले भी आते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को लाने में लॉर्ड डुआंग के भी पसीने छूट रहे होते हैं और वो रोते हुए कहते हैं आपने तो कहा था कि आपको बस थोड़ी सी चीज जानने के लिए थोड़ी सी चीजें हैं। मिंग कहता है कभी कभार चीजों को बनाते समय काफी सारी गलतियां भी हो जाती हैं जिसके कारण काफी सारे मटेरियल बर्बाद भी हो जाते हैं और सामान की कमी ना पड़े, इसलिए मैंने आपसे इतने सारे सामान को मंगवाया है। ये सुनकर लॉर्ड डुआंग चुप हो जाते हैं और वहीं पर एक जगह पे छुपकर मास्टर भी ये सब देख रहा होता है और वो मिंग को अपने डैड से इतनी सारी चीजें मंगवाते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में कहता है इसने मेरे डैड से जो भी चीजें मंगाई है वो मेरी सारी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। एक बार बस ये मुझे अकेले में मिल जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सारी चीजें आने के बाद मिंग अपने काम पे लग जाता है और वो दिन रात काम करता है और अंत में दिन रात काम करने के बाद वो उस चीज को बना ही लेता है और उसने उस चीज को एक बक्से में पैक कर रखा होता है। फिर वो उस बक्से को ली को दे देता है। ली उस बक्से को खोल के देखता है और उसके अंदर की चीज को देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से कहता है बहुत खूब, तुमने अच्छा काम किया। लेकिन हमें उस चीज को दिखाया नहीं जाता है कि वो चीज क्या होती है। फिर ली आगे कहता है लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि चीज मेरे काम आएगी? दादाजी कहते हैं ली क्यों नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो, अगर तुम्हें इसकी चिंता हो रही है तो तुम इसे आजमा कर देख सकती हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये वेपन तुम्हारे काम का है या नहीं। फिर दादाजी लॉर्ड डुआंग से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शहर के अंदर एक ऐसे जंगल की तलाश करो जहाँ पर मेरा ली तुम जाकर अपने वेपन को आजमा सके और उसे पता चल सके कि उसका वेपन उसके काम का है या नहीं। ये सुनकर लॉर्ड डुआंग हैरान हो जाते हैं और वो जैसे कुछ कहने वाले होते हैं वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे कैसी जगह के बारे में पता है जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं। फिर वो उस जगह के बारे में बताते हुए कहता है मैंने सुना है हमारे शहर से 5 मील दूर एक पहाड़ी है जहाँ पर काफी सारे पहाड़ी भूत रहते हैं, आप अपने वेपन को उन पहाड़ी भूतों पर आजमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि उस पहाड़ी के ऊपर जो भी जाता है वो कुछ न कुछ गवा कर ही आता है। एग्जाम्पल के लिए कोई अपने हाथ गवा देता है, कोई अपने पैर गवा देता है और कुछ लोग तो अपनी जान गवा देते हैं। उस पहाड़ी के बारे में सुनने के बाद दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं ठीक है फिर तय हो गया, क्यों नहीं तुम उसी पहाड़ी पे जाकर अपने वेपन को आजमाओगी और तुम उस पहाड़ी पे जाके जल्दी से अपने वेपन को आजमाना और जल्दी से वापस आ जाना। ये सुनकर ली कहता है ठीक है और वो लोग उस पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोग उस पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार होते हुए देखकर यंग मास्टर अजीब सी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहता है बहुत बढ़िया, आप जल्दी उस पहाड़ी पे चले जाओ, इस बार तुम वहाँ से बिल्कुल भी वापस नहीं आ पाओगी। और इतना ही, उस पहाड़ के ऊपर तुम्हें केवल भूतों का ही खतरा नहीं होगा बल्कि मैं तुम्हारे पीछे काफी सारे लोगों को भी भेजूंगा ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम वहाँ से वापस न आ पाओ। फिर शिफ्ट होता है और हमें उसी पहाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर ली, मिंग, आयशा आ गए होते हैं और वो चलते हुए इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर हमें उसी पहाड़ी के पास कुछ लोगों को छुपा दिखाया जाता है जिन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा होता है और वो ली और बाकी दोनों को देख कर कहते हैं ये लोग वही है ना जिनके बारे में यंग मास्टर ने हमसे कहा था, अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ पर आ गए। और वो सारे बंदे अपने वेपन निकाल के चिल्लाते हुए उन तीनों पे हमला कर देते हैं। ये देखकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से। लेकिन उन बंदों के उन लोगों पे हमला करने से पहले एक बंदे का वेपन गायब हो जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है ये क्या हुआ, मेरा वेपन कहाँ चला गया? और उनमें से दूसरे बंदे के तो कपड़े ही गायब हो गए होते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कहाँ चले गए? ये सब देखकर वो बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहाड़ी भूत आ गए, जल्दी यहाँ से भागो वरना वो सारे पहाड़ी भूत हमें मार देंगे। और वो लोग वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ये सब देखकर उन तीनों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। और मिंग कहता है आखिर ये तीनों लोग यहाँ पर करने क्या आए थे, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। वो लोग अभी इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक पहाड़ी भूत आ जाता है जो उन लोगों पे हमला कर देता है। ये देखकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है ये तो एक पहाड़ी भूत है, ली तुम जल्दी उस वेपन का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुनकर ली उस बक्से को खोलता है और उस बक्से के अंदर से काफी जोरदार लाइट करती है। फिर उस बक्से के खुलने के बाद उस बक्से के अंदर एक गन होती है। ली उस गन को उठाकर कहता है चलो ठीक है फिर मैं इस वेपन को आजमा कर देखता हूँ कि ये वेपन काम करता भी है या नहीं। और ली चिल्लाते हुए कहता
कहता है स्वॉर्ड पिन तैयार हो जा हमला करने के लिए। उस गन को देखकर आयशा कहती ये बहुत बढ़िया, ये तो काफी कमाल की इन्वेंशन है, ये दिखने में ही काफी ज्यादा सुंदर है तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर भी होगी। अपने वेपन की तारीफ सुन के मिंग की नाक ऊंची हो जाती है और वो हंसते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम्हें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि इसे मेरे जैसे एक महान ब्लैक स्मिथ ने बनाया है, तो ये कमाल का तो वेपन होगा ही ना। फिर आयशा उस पहाड़ी भूत की तरफ इशारा करते हुए ली से कहती ली क्यों जल्दी से अपने वेपन का इस्तेमाल करके इस पहाड़ी भूत को मार दो। ये सुनकर ली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैसे ट्रिगर को दबाता है मिंग अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वो गन काम ही नहीं करती है। ये देख कर ली काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है और वो पहाड़ी भूत भी उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते जब ली थक जाता है तो वो जगह पे रुक कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मैं और नहीं भाग सकता हूँ। ये स्वॉर्ड पिन तो पहले से ही काफी ज्यादा भारी थी और अब ये गन आ गई है, दोनों चीजें काफी ज्यादा भारी है, मैं इन दोनों चीजों को उठाकर अब और नहीं भाग सकता हूँ। और उस गन को काम ना करते हुए देखकर आयशा मिंग को मारते हुए कहती है ये सब क्या बकवास है, ये कैसी बेकार सी इन्वेंशन की, ये तो काम ही नहीं कर रही है, मैंने तुम्हारी जो भी तारीफ की थी वो सारी मुझे वापस करो। मिंग रोते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था कि तुम्हें इस गन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी फायर सोल का इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें इस गन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी फायर सोल को इसके अंदर भेजना होगा, इसके बाद ही तुम इस गन का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनकर ली अपनी फायर एलिमेंट की मास सोल को एक्टिवेट करता है और उस गन के अंदर भेजता है और वापस से हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहता है ब्रदर मिंग मैं एक और बार आप पे भरोसा करके देख रहा हूँ, प्लीज मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। और इस बार ली जैसे उस गन के ट्रिगर को दबाता है वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि उस पहाड़ी भूत की पूरी बॉडी उड़ जाती है और बस उसके कपड़े और बाल बचे होते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल धमाके को देख कर ली और बाकी दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। आयशा घबराते हुए कहती है ये वेपन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल, इससे तो बड़े से बड़े वाइल्ड बीस्ट को काफी आसानी से मारा जा सकता है। ली इस वेपन को देखते हुए खुशी से कहता है सचमुच ये वेपन तो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लग रहा है कि मैं सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मिंग अपनी बड़ाई करते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ये तो बस एक प्रोटोटाइप है, मैंने भी असली गन को तो बनाया ही नहीं है, मैं असली गन बनाऊंगा तो वो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल होगी और मैं असली गन की नली को काफी ज्यादा लंबा रखूंगा जिससे हमला काफी ज्यादा जोरदार हो। ली चमकती हुई आंखों के साथ कहता है ब्रदर मिंग आप तो सच में कमाल के ब्लैक स्मिथ हैं, आप पहले इंसान होंगे जिसने इतना ज्यादा पावरफुल वेपन बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी एक साथ काम करेंगे। मिंग भी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही मिलकर काम करूंगा और हम दोनों मिलकर इस दुनिया की सबसे पावरफुल टीम बनाएंगे। और वो दोनों आपस में बात करने में बिजी हो जाते हैं। ये सब देखकर आयशा कहती है मुझे मत भूलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, क्या तुम मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं करोगी। फिर अचानक से ली को कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। आयशा कहती है क्या हुआ ली, क्यों, क्या कुछ गलत है। ली कहता है यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिंग चिल्लाते हुए कहता है ली अपने हाथ की तरफ देखो। ये सुनकर ली अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ मेरे हाथों को, और हमें दिखाया जाता है ली की हाथ से उसकी गन गायब हो गई होती है। ये देखकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हो गया ली, तुम्हारी गन कहाँ गई। और वो आगे अपना सर पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी इतनी ज्यादा मान मिशन गायब हो गई, अभी तो मैंने उसे ठीक से बनाया भी नहीं था, वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है। फिर वो लोग उस पहाड़ी भूत की बॉडी को देखते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा पहाड़ी भूत थे, हम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया और उन लोगों ने चोरी छुपे हमारे वेपन को चुरा लिया। ली कहता है ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि उस गन की गोली मेरी स्वॉर्ड पिन है इसलिए मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर ली अपनी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और पूरे जंगल को सर्च करने लगता है। कुछ देर सर्च करने के बाद ली को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उसकी गन होती है और वो जगह पहाड़ी गुफा होती है। फिर हमें उस पहाड़ी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर कुछ मोमबत्तियां जल रही होती है। फिर हमें उस पहाड़ी गुफा के अंदर काफी सारे पहाड़ी भूतों को दिखाया जाता है और उन पहाड़ी भूतों के पास ही ली की गन होती है। वो सारे पहाड़ी भूत एक बंदे के पास जाते हैं। वो बंदा उन पहाड़ी भूतों को देख कर कहता है तो पहाड़ी भूतों तुम आ गए, इस बार तुम्हें क्या मिला, ये क्या, ये तो बस एक बेकार सा लोहे का टुकड़ा है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला और आखिर तुम लोग इतने कम क्यों हो, बाकी के पहाड़ी भूत कहाँ गए। फिर वो बंदा एक पहाड़ी भूत को सर से पकड़ता है और उसके अंदर की सारी मेमोरी को अपने अंदर लेते हुए कहता है एक बार मैं इस पहाड़ी भूत की सारी मेमोरीज को देख लूं फिर मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से मेरे पहाड़ी भूत कम हो गए। फिर वो बंदा उस पहाड़ी भूत की सारी मेमोरीज को देख लेता है। उस पहाड़ी भूत की मेमोरी को देखने के बाद उस बंदे को ली और बाकी दोनों के बारे में पता चल जाता है। फिर वो बंदा उस पहाड़ी भूत को फेंक देता है और हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि उसने इस लोहे के टुकड़े की मदद से मेरे पहाड़ी भूतों को मार दिया, इंटरेस्टिंग। फिर वो बंदा उस गन को अपने पास खींचता है लेकिन क्योंकि वो गन काफी ज्यादा भारी होती है इसलिए वो बंदा उस गन को उठा ही नहीं पाता है और वो गन जमीन पे गिर जाती है। फिर वो बंदा उस गन को देखते हुए कहता है तो ऐसा लगता है कि ये लोहे का टुकड़ा सच में काफी ज्यादा भारी है और मुझे लगता है इसे बनाने में जिस सामान का इस्तेमाल किया गया वो सामान भी काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि इसको केवल मेरे पहाड़ी भूत ही उठा सकते हैं, मेरे लिए इसे उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
फिर वो बंदा उन सारे पहाड़ी भूतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से वो बंदा उस गन को उठा लेता है और उस गन को उठाने के बाद वो हंसते हुए कहता है आखिरकार अब ये मेरी हो गई। फिर वो बंदा उस गन को देखते हुए कहता है अब तक मुझे जो भी चीजें मिली थी वो सब तो बिल्कुल कबाड़ है, लेकिन ये लोहे का टुकड़ा उन सारी चीजों से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर हमें उस बंदे की बॉडी के ऊपर एक जेड को दिखाया जाता है। वो बंदा उस जेड को छूते हुए कहता है जब तक मेरे पास ये जेड है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं ना चुरा सकूं। फिर हमें पहाड़ी गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। ली और बाकी दोनों पहाड़ी गुफा के बाहर आ गए होते हैं और वो छुप के उस पहाड़ी गुफा को देख रहे होते हैं। आयशा कहती है क्या तुम लोग सच में उस पहाड़ी गुफा के अंदर जाने के बाद उस इंसान से उस गन को चुराने वाले हो? मिंग कहता है चिंता मत करो, ब्रदर ली अपने साथ इस बार एक सीक्रेट वेपन को लेके आया जिसकी मदद से हमारा काम काफी आसानी से हो जाएगा। फिर मिंग को दिखाते हैं जो अपने सीक्रेट वेपन को देखते हुए कहता है दादाजी ने मुझे आने से पहले ये जहर दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल जहर है, इसकी मदद से मैं किसी को भी बेहोश कर सकता हूँ। फिर मिंग और ली एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं अगर हम किसी इंसान से लड़ नहीं सकते हैं तो हम जहर का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर सकते हैं, फिर हम उससे अपनी चीज वापस ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये लोग उससे अपने वेपन को वापस ले पाएंगे या नहीं? और ली की किस जाने पहचाने इंसान से मुलाकात होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।